हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। इसमें हमारे बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें लगभग हम 1 लाख वन लाइनर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य को। विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले आता है संगम वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संगम वंश के प्रारंभिक शासकों की जानकारी कहाँ से मिलती है? जो हमारे संगम वंश के शासक हैं, उनकी जानकारी हमें बेगर, वेल्लासी दानपात्र और चित्रगुप्त दानपात्र से प्राप्त होती है। तो जो संगम युग है, संगम वंश है, उनके जो प्रारंभिक शासक थे, उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक बेल का पत्र मिलता है जिसको चित्रकूट ने लिखा था, बस। तो बेगर, विलासी दानपत्र और कौन सा, चित्रकूट दानपात्र से प्राप्त होती है। विजयनगर में शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? तो सबसे पहला था संगम वंश। तो विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? संगम वंश है। विजयनगर की स्थापना कब हुई है? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है 1336 में। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पूर्व हरिहर और बुक्का किसकी सेवा में थे? तो काकतीय शासक रुद्रदेव द्वितीय की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से पूर्व हरिहर और बुक्का किसकी सेवा में कार्यरत थे? तो काकतीय शासक जो रुद्र प्रताप देव द्वितीय है, उनकी सेवा में ये कार्यरत थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुई है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई है, विजयनगर साम्राज्य बना है मोहम्मद बिन तुगलक के समय। हरिहर और बुक्का जैसे द्वारा स्थापित जो राजवंश है, संगम राजवंश है, उसके नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम क्या था? संगम वंश था। तो जो हरिहर और बुक्का है, इनके साम्राज्य को क्या कहा जाता है? संगम वंश कहा जाता है, क्योंकि इनके पिता के नाम पर इन्हें रखा था संगम वंश। हरिहर और बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है? तो इनका नाम है विद्यारण। विद्यारण के प्रभाव में आकर हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है। हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म से पुनः हिंदू धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो संत विद्यारण के द्वारा किया गया था। हरिहर और बुक्का को इस्लाम धर्म में पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया था संत विद्यारण ने। किस संत ने विजयनगर की स्थापना में सहायता एवं वरदान दिया था? तो ये है श्रृंगेरी के विद्यारण। कहाँ के? जो श्रृंगेरी मठ है ना, आदि शंकराचार्य के द्वारा बसाया गया दक्षिण का श्रृंगेरी मठ, इनके जो आचार्य थे विद्यारण, इन्होंने इनकी सहायता की थी हरिहर बुक्का की, और उन्हें वरदान दिया था। विजयनगर राज्य की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना। मदुरा विजय किसे कहा जाता है या किसने की थी? तो मदुरा विजय है, इसको किया था बुक्का प्रथम ने। मदुरा से मिलने गया बुक्का प्रथम। विजयनगर के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की है? तो ये है बुक्का प्रथम। तो वेदों के मार्ग पर चला था, क्योंकि भाई विद्रायण ने इनको वरदान दिया है, इसलिए वेदों के मार्ग पर चले थे। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी बुक्का प्रथम के द्वारा। विजयनगर के शासक में से किसने चीन में राजदूत भेजे थे? तो पहला शासक बना, तो इन्होंने बोला कि जाओ जाओ चीन से ही मिल गया, और चीन में बड़ा सस्ता सामान मिलता है, वहां से भी अपन दोस्ती कर लेते हैं। तो चीन में राजदूत भेजा था बुक्का प्रथम ने। विजयनगर के किस साम्राज्य के समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य में संघर्ष शुरू हो गए थे? तो हरिहर प्रथम के समय। बुक्का ने अच्छे से रह लिया विजयनगर साम्राज्य में, अब कौन आ गए? हरिहर आ गए। इनने बोला यार एक शासक रहेगा, दूसरा आ गया, चलो इनसे लड़ाई करते हैं। विजयनगर और बहमनी के बीच में संघर्ष किनके समय स्टार्ट हुआ है? हरिहर प्रथम के समय। विजयनगर साम्राज्य में से वह प्रथम शासक कौन है जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है? तो ये हरिहर द्वितीय है। महाराजाधिराज है ना,
धारण की है हरिहर द्वितीय के द्वारा। ये एक तो निकल गया हरिहर, बुक्का प्रथम चला गया, हरिहर दूसरे ने सोचा हम तो महाराजाधिराज बन गए। तो विजयनगर शासक में महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने अपने एक शिलालेख में बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन दिया है। यह शिलालेख कौन सा है? तो ये हो जाएगा चन्नराय पट्टन शिलालेख। चन्नराय पट्टन शिलालेख में हरिहर द्वितीय ने अपने लेख में बुक्का प्रथम के बारे में बताया है। तो इनने क्या किया है, देखो हरिहर द्वितीय हैं, हरिहर बुक्का पढ़े हैं हमने, पहला हरिहर चला गया और बुक्का चला गया। अब दूसरा हरिहर आया, उसने बोला कि यार हमें याद आ रही है बुक्का की, तो क्या गाया इसने, चन्ना मेरे या। तो चन्ना राय पट्टन शिलालेख में इसने हरिहर द्वितीय ने किसका वर्णन किया है, बुक्का प्रथम का वर्णन किया है। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने फिरोज शाह बहमनी को पराजित किया था? तो ये है देवराय प्रथम। इन देवों का वरदान था यार कि भैया जाओ तुम किसी से जाके लड़ो और उसको हरा दो। तो ये रोज जाके किसी न किसी को हराते थे, तो किसको हरा दिया, फिरोज शाह बहमनी को हराया है। फिरोज शाह बहमनी को हराया है किसने, देवराय प्रथम ने। सोनार की बेटी नामक युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो फिरोज शाह बहमनी और देवराय प्रथम के बीच में हुआ था। तो ये देवों का वरदान था देवराय प्रथम को, तो बस ये सोने की बेटी लेने गए, फिरोज शाह तुगलक से लड़ाई हो गई। सोनार की बेटी, फिरोज शाह तुगलक और बहमनी और देवराय प्रथम के बीच में युद्ध हुआ है। किसके लिए? सोनार की बेटी वाला युद्ध। विजयनगर के किस शासक को अपनी पुत्री का विवाह बहमनी के शासक फिरोज शाह से कराना पड़ा था? तो ये है देवराय प्रथम को। विजयनगर के शासक जिनको अपनी पुत्री का विवाह बहमनी से शासक फिरोज शाह से करवाना पड़ा था, देवराय प्रथम को कराना पड़ा था। विजयनगर के किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था और अनेक नहरें निकलवाई थी? तो देवराय प्रथम के द्वारा ही इतने अच्छे अच्छे काम किए गए। सोनार की बेटी का युद्ध इनके समय हुआ है और तुंगभद्रा पर इन्होंने बांध और नहरें बनवाई हैं। विजयनगर राजाओं में से किसने मुसलमान लड़ाकों की सेना में भर्ती का प्रारंभ किया था? तो देवराय प्रथम। इनको सोनार की बेटी से पता चल गया था कि भाई हमें बेटी का विवाह करना पड़ा, भले हम जीत गए, लेकिन अब इनने क्या किया, मुसलमान लड़ाकों को भी अपनी सेना में भर्ती कर लिया देवराय प्रथम के द्वारा। विजयनगर राजाओं में से सबसे प्रथम किसने अश्व सेना के महत्व को पहचाना और फारस अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे? तो ये देवराय प्रथम है। देवराय अश्वों के महत्व को समझा और फारस से घोड़े मंगाए थे किसने? देवराय प्रथम के द्वारा। विजयनगर के किस शासक ने गजवेटकर की उपाधि धारण की थी? देवराय प्रथम ने। तो देवराय द्वितीय ने, ओके, प्रथम नहीं। प्रथम तो बैठ के चले गए। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की है किसने? हरिहर के द्वारा, ओके। और ये कौन है? देवराय हैं। इन द्वितीय आ गए हैं ना, एक बैठ के चलेगा, दूसरे ही धारण कर रहे हैं। गज बैठकर की उपाधि किसने धारण की है? देवराय प्रथम के द्वारा, नहीं, देवराय द्वितीय के द्वारा। गज बैठकर की उपाधि देवराय द्वितीय के द्वारा धारण की गई है। विजयनगर के किस साम्राज्य या किस राजा को इमाडी देवराय कहा गया है? तो ये है इमाडी देवराय, देवराय द्वितीय। इन्होंने बोला हम माटी वाटी के नहीं है, हम तो बहुत बड़े इंसान हैं, गज पे बिठा लो हमें, इमाडी, हम माटी वाटी के नहीं है। कृष्ण देवराय द्वितीय के द्वारा कहा गया है। देवराय द्वितीय के द्वारा गज बैठकर और इमाडी देवराय की उपाधि धारण की गई है। नेक्स्ट आते हैं शुलभ वंश। शुलभ वंश का संस्थापक कौन है? नरहरि नरसिंह तुलभ, शुलभ शुलभ तुलभ। तो जो शुलभ वंश है इसके संस्थापक कौन रहे हैं? नरसिंह शुलभ हैं। शुभ शुभ बोलो, नरसिंह शुलभ। नेक्स्ट आते हैं तुलुभ वंश। तुलुभ वंश की स्थापना किसने और कब की थी? तो वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी 1505 में। तुलुभ वंश है, देखो शुलभ में सिर्फ नरसिंह शुलभ आए, लेकिन वीर थे इसलिए तुलुभ में है। तो वीर नरसिंह ने 1505 में तुलुभ वंश की स्थापना की थी। विजयनगर के वीर नरसिंह के संबंध में सही कथन क्या है? तो इसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपना योगदान दिया था, अपनी प्रजा में युद्धवत भावना जागृत की थी और उनके काल में
अशांति रही थी। इनने अपनी जनता को इतना जागृत कर दिया कि उनने अशांति फैला दी। विजयनगर के वीर नरसिंह के बारे में सही कथन है कि इनने अपनी प्रजा की भलाई के लिए बहुत सारे योगदान दिए थे। इनने अपनी प्रजा में युद्धवत भावना जागृत की थी। उनके काल में अशांति रही थी। नेक्स्ट आते हैं कृष्णदेव राय। विजयनगर की शासन सत्ता पर कब आसीन हुए थे? तो 1509 में कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य की सत्ता पर आसीन हुए थे 1509 में। तुलुप शासक वीर नरसिंह के पश्चात तुलुप वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन बना है? कृष्णदेव राय बने। ये तो इतने फेमस थे कि भैया सब हर कोई जानता है। ये 1509 से 1529 तक रहे थे। लगभग इनका 20 वर्ष शासन था। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का जो विस्तार है मुख्य रूप से किसने किया था? तो प्रसिद्ध है, सबसे शक्तिशाली राजा है और विजयनगर साम्राज्य का विस्तार भी किया था। तो ये तीनों काम किसने किए हैं? कृष्णदेव राय के द्वारा किए गए हैं। कृष्णदेव राय के बारे में सही कथन क्या है? विजयनगर के राजाओं में वह महानतम थे। वह एक विद्वान शासक थे, कला साहित्य के आश्रयदाता माने जाते हैं। तो जो कृष्णदेव राय हैं ये क्या थे? एक महान राजा थे और विद्वान शासक में कला साहित्य को आश्रय देने वाले भी थे। विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन है? ये कौन था? तो विजयनगर का सर्वश्रेष्ठ शासक था कृष्णदेव राय। आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये है कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, कृष्णदेव राय। यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की है? कृष्णदेव राय ने धारण की है। यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि कृष्णदेव राय के द्वारा धारण की गई है। एक मुकुटधारी राजा को सदैव धर्म को दृष्टिगत रखते हुए शासन करना चाहिए। उसे कभी धर्म और न्याय की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उपयुक्त विचार किस राजा से संबंधित हैं? तो ये कृष्णदेव राय ने कहे थे। एक मुकुटधारी राजा को सदैव धर्म को दृष्टिगत रखते हुए शासन करना चाहिए। उसे कभी धर्म और न्याय की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कृष्णदेव राय के द्वारा ये बात कही गई है। किस एक वंशावली से विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय संबंधित है? तो ये है तुलुप वंश से। विजयनगर में जो कृष्णदेव राय है इनका संबंध किससे है? तुलुप वंश है। पहले हमने पढ़ा संगम वंश, उसके बाद आते हैं शुलोक वंश, फिर आते हैं तुलुप वंश। तुलुप वंश के कौन है? कृष्णदेव राय हैं। किस विद्वान ने अष्टदिग्गज विद्वानों को संरक्षण दिया था? तो ये है हमारे कृष्णदेव राय, जिनके दरबार में कौन थे? अष्ट विद्वान थे, अष्टदिग्गज जिनको कहा गया है ना। विजयनगर के किस शासक का शासनकाल तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है? तो ये हैं हमारे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय का काल। कृष्णदेव राय रचित ग्रंथ आमुक्त मालदा किस भाषा में लिखी गई है? तो जो अमुक्त मालदा है यह तेलुगु भाषा में लिखी गई है। तेलुगु भाषा के कौन से विद्वान हैं? कृष्णदेव राय के राजकवि थे, तो इनका नाम है अल्लासानी पिड्डना। तो जो कृष्णदेव राय खुद भी साहित्य लिखते थे, इनने क्या लिखा है? ऐसा लिखा कि सब लोग अमुक्त रह गए। तो अमुक्त मालदा तेलुगु भाषा में लिखी है। इनके दरबार में कौन थे? इनके में 80 है ना आलसी पंडित थे। तो अलसानी पिंडना इनके दरबार में थे। कृष्णदेव राय के साहित्यिक रचना के संदर्भ में सत्य कथन बताइए। आमुक्त मालदा, जाम्बती कल्याणम, उषा परिणय कृष्णदेव राय की रचना है। तो आमुक्त रह गए, इतनी अच्छी रचना की किसके बारे में? जाम्बती की, क्योंकि उसका उषा से परिणय हो गया। तीन याद हो गई कैसे? कृष्णदेव राय ने एक ऐसी रचना की कि सब लोग अमुक्त रह गए है ना। तो अमुक्त मालदा क्योंकि वो जाम्बती की कहानी थी, और क्यों उस जाम्बती की उषा के साथ परिणय हुआ है, वो कहानी लिखी थी उन्होंने। तो जाम्बती कल्याणम और उषा परिणय ये कृष्णदेव राय की प्रमुख रचनाएं हैं। किस साहित्यिक कृति में अलवार विष्णुचित्त का जीवन वृत्तांत
उनके द्वारा प्रतिपादित वैष्णव दर्शन, उनकी दत्तक पुत्री गोदा या अंडाल और भगवान रंगनाथ के बीच में प्रणय का वृतांत दिया गया है। तो ये आमुक्त मालदा में दिया गया है। तो कृष्णदेव राय हैं, इनके द्वारा जो अलवार विष्णु चित्त हैं उनके जीवन वृतांत लिखा गया है। उनके द्वारा वैष्णव दर्शन, उनकी दत्तक पुत्री गोदा अंडाल और भगवान रंगनाथ के बीच में प्रणय का वृतांत दिया गया है। तो ये आमुक्त मालदा में दिया गया है। उषा परिणय नामक जो नाटक है, इसमें उषा और अनिरुद्ध के विवाह का विवरण दिया गया है। किसने किया है? कृष्णदेव राय ने किया है। उषा परिणय में अनिरुद्ध और उषा के विवाह का विवरण है, कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध हजारा मंदिर, हजारा राम मंदिर किसके शासन काल में बना था? तो ये कृष्णदेव राय के समय बना था। हजारा राम मंदिर को किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? कृष्णदेव राय ने कराया है। बैठ के विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया है कृष्णदेव राय ने। और हजारा राम मंदिर कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया है। राम जी को बिठाला, हजार राम जी को बिठाला। विजयनगर के किस राजा ने अपने शासन काल में भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण कराया था? तो यही कृष्णदेव राय, इन्होंने अपने समय विस्तृत भूमि का सर्वेक्षण कराया था। कृष्णदेव राय के विषय में सत्य कथन बताइए। जो कृष्णदेव राय हैं, इन्होंने हजारा मंदिर का निर्माण कराया, इन्होंने उड़ीसा, गुलबर्गा, उदयगिरी पर अधिकार किए थे, इनका प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाता था। कृष्णदेव राय के बारे में सही हो जाएगा कि इसने हजारा राम मंदिर बनवाया, विठल स्वामी का मंदिर बनवाया, उड़ीसा, गुलबर्गा, उदयगिरी पर अधिकार किया। इसके प्रधानमंत्री महाप्रधान कहा करता था अपने प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय में से कौन सा नगर बसाया था? कृष्णदेव राय के द्वारा बसवाया गया है नागलापुर। देखो कृष्ण जी हैं, नाग तो उनके पास होगा, सिंपल। तो कृष्णदेव राय ने नागलापुर की स्थापना की थी कालिया नाग के लिए। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1565 में। 5 6 5 तो 1565 में हुआ है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? सदाशिव राय था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक था सदाशिव राय। सदा रहेंगे शिव की राय से। तो विजयनगर में शासक थे सदाशिव राय, इन्होंने तालीकोटा का युद्ध किया था। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का शासन? हाँ, तो ये हो जाएंगे तुलुक। तो तालीकोटा का युद्ध है, तुलुक वंश के शासक हैं और विजयनगर साम्राज्य की इसमें लड़ाई हुई थी। तो जो तालीकोटा का युद्ध है तुलुक वंश के समय हुआ था। विजयनगर के किस शासक ने संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य से विवाह कर समाप्त कर दिए थे? तो कृष्णदेव राय हैं। इन्होंने बोला इतने सारे विवाह हो रहे हैं यार, मत लो यार इनसे करवर। तो पूरे विजयनगर साम्राज्य में विजय कर जो विवाह कर है, इनको कृष्णदेव राय के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, बारबोसा ने लिखा है कि राजा ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता था जिससे प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता था और अपने पंथ के अनुसार बिना किसी पूछताछ के ईसाई, यहूदी, मुसलमान और हिंदू हैं रह सकते हैं। समानता और न्याय सिर्फ शासक द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता था। यह शासक कौन है जिसके शासन काल में राज सहिष्णु था? तो ये है कृष्णदेव राय। कृष्ण जी तो हमेशा अच्छे रहे हैं, तो उनके नाम वाले भी लोग अच्छे ही रहते हैं। तो एक बारबोसा के द्वारा कहा गया था कि ऐसा राजा था, उसने अपनी प्रजा को इतनी स्वतंत्रता दी थी कि बिना किसी कष्ट के वो अपने पंथ का अनुसरण कर सकते थे, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, मुसलमान हो, हिंदू हो। समानता, न्याय सिर्फ शासक के द्वारा ही नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति लोगों द्वारा भी इसका पालन किया जाता था। कौन से शासक हैं ये जो जिनके समय राज्य इतना सहिष्णु था? तो ये है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने बहमनी के किस सुल्तान को कारागार से मुक्त कराकर पुनः सिंहासन पर बैठाया था? तो ये है
महमूद शाह। कृष्णदेवराय ने बहमनी के किस शासक को कारागार से मुक्त कराकर पुनः सिंहासन में बैठाया था? तो यह है महमूद शाह। कृष्णदेवराय जब जैसे गद्दी बैठे तो बहमनी के शासक आधे से भाग गए, तो इन्हें कहा कि एक काम करो, कारागार से निकालो एक राजा को और उसको राजगद्दी बैठा दो। तो ये भैया बहुत मुस्कुरा गए। तो ये महमूद है। के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनूज ने विजयनगर का भ्रमण किया था? तो ये है अच्युत राय के समय पुर्तगाली शासक हैं नूनूज के समय, अच्युत राय के समय इसने भ्रमण किया था। ना 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 ना, ना ये आए तो ने उनको अच्युत अच्छे से ट्रीट किया। नाना जी थे उनके। तो पुर्तगाली यात्री हैं नूनूज किनके समय आए हैं? अच्युत राय के समय आए हैं। आराविडु वंश हमने कौन कौन से पढ़ ली? पहले पढ़ा संगम, शुलभ, फिर तुलुभ, अब आता है आरविडु। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो उनका नाम था वेंकट द्वितीय। तो जब राजा वाडियार के द्वारा मैसूर राज्य की स्थापना की गई तो विजयनगर में कौन था? वेंकट द्वितीय थे। कौन थे? वेंकट द्वितीय थे। नेक्स्ट आता है अब विजयनगर का प्रशासन। विजयनगर की राजधानी के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो जो विजयनगर साम्राज्य है उनकी राजधानी हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी अनेकोड़ी थी। उन्होंने दूसरी राजधानी किसको बनाया था? पेनुकोंडा को बनाया था। पहली राजधानी क्या थी इनकी? अनेकोड़ी थी। फिर दूसरी बनाई थी पेनुकोंडी या पेनुकोंडा। तो अनेक कोणियां थी इनके पास, तो फिर इन्हें क्या खरीद लिया? उनसे पेन खरीद लिया। तो अनोकोड़ी विजयनगर की पहली राजधानी थी। दूसरी क्या बनाई इनने? पेनुकोंडा। पेनुकोंडा। विजयनगर राज्य की समस्त शक्तियां किसमें केंद्रित थी? तो राजा में। जितनी शक्तियां थी वह राजा में केंद्रित थी। विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा गया है? तो राजा को राय कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य मंत्री परिषद के प्रमुख क्या कहलाते थे? तो इन्हें महाप्रधानी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में जो मंत्री परिषद है इनके प्रमुख होते थे महाप्रधानी। किसके माध्यम से विजयनगर साम्राज्य में राजा गांव पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था? तो ये है महानायकाचार्य के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य पर राजा गांव पर अपना नियंत्रण स्थापित करता था महानायकाचार्य के माध्यम से। गांव में कौन होते थे? महानायक होते थे, तो उनके माध्यम से गांव पर नियंत्रण किया जाता था नायकों के द्वारा। महानायक आचार्य। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासकीय विजय या विभाजन के बारे में बताइए। जो विजयनगर साम्राज्य है इसका प्रशासनिक विभाजन कैसे था? पहले बड़े बड़े साम्राज्य होते थे, फिर उनको छोटे छोटे मंडलों में बांटा जाता था। मंडल से बनता था कोट्टम अर्थात वलनाडु, वलनाडु से बनते थे नाडु, नाडु के बाद बनते थे मालगांव और स्थल। तो पहले साम्राज्य, साम्राज्य से बने मंडल, मंडल को कौन देखेगा? तो कौन नहीं जाएगा, है ना? मंडल में कौन नहीं जाएगा? तो कोट्टम, नाडु, मेला जहां लगेगा वो स्थल, तो मेला गांव और स्थल सीमा गांव, ये क्या है? विजयनगर के प्रशासनिक विभाजन है। विजयनगर साम्राज्य में नायकों को राजा द्वारा प्रदान किए जाने वाले भूखंड या जागीर क्या कहलाते थे? तो इन्हें कहा जाता था अमरम। अमरम कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य में नायकों को राजा द्वारा प्रदान किया जाने वाला भूखंड जागीर क्या कहलाती थी? अमरम कहलाती थी। जहां आम लगाते थे ऐसी जागीर पर, तो अमरम नायकों को दी जाती थी राजा के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख प्रांतपति क्या कहलाते थे? तो जो विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख प्रांतपति हैं उन्हें नायक कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? मंडलम थी। विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? मंडलम थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय इकाई क्या थी? मंडलम थी। विजयनगर साम्राज्य में कितने प्रांतीय मंडल थे? तो 6 मंडल थे।
विजयनगर साम्राज्य में कितने मंडल थे? 6 मंडल थे। प्रांत की सबसे बड़ी एक प्रांत की इकाई थी मंडलम। विजयनगर में जिलों को क्या कहा जाता था? जिलों को कोट्टम कहा जाता था। पहले आते थे साम्राज्य, उसके बाद आता था मंडल, उसके बाद आता था कोट्टम। पॉलीगर कौन थे? तो पॉलीगर थे वह विजयनगर राज्य में नायकों के मतहर सरदार थे। जो विजयनगर में नायक होते थे उनके मतहर जो सरदार होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? पॉलीगर कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य की न्यायिकर व्यवस्था किस पर आधारित थी? जो न्यायिकर व्यवस्था है वह सल्तनतकालीन इक्ता व्यवस्था पर आधारित थी। विजयनगर साम्राज्य की जो न्यायिकर व्यवस्था है वह सल्तनतकालीन इक्ता व्यवस्था से संबंधित थी। इक्ता व्यवस्था की जैसी थी। यहाँ पर न्यायिकर बोलते थे विजयनगर साम्राज्य में, और सल्तनत में क्या बोलते थे? उसको इक्ता व्यवस्था कहा जाता था। न्यायिकरों की उच्छृंखलता का दमन करने के लिए किसके शासनकाल में महामंडलेश्वर नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो इन्हें अच्युत देव राय के शासनकाल में। तो जो न्यायांकर हैं उनका भैया बहुत ज्यादा उछल रहे थे वो, है ना, तो बहुत परेशान करते सबको, तो उनका दमन करने के लिए एक अलग से शासक नियुक्त किया गया जिसका नाम था महामंडलेश्वर। इनके ऊपर होता था वो, और इसकी नियुक्ति की थी अच्युत देव राय के द्वारा। अच्युत देव राय के शासनकाल में इनकी नियुक्ति की गई थी। विजयनगर साम्राज्य में अयंगार व्यवस्था के अनुसार ग्राम प्रशासन के लिए किसने व्यक्तियों को राजनियुक्त किया था? तो यह 12 व्यक्तियों को राजनियुक्त किया गया था। विजयनगर में अयंगार व्यवस्था के अंतर्गत राज्य प्रशासन मतलब ग्राम प्रशासन के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे? 12 व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे। तो ग्राम की प्रशासन कौन देखता था? 12 व्यक्तियों के द्वारा देखा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में अयंगार किससे संबंधित थे? ग्राम प्रशासन से संबंधित थे अयंगार। विजयनगर साम्राज्य में राजा द्वारा योग्य सैनिक अधिकारियों को जो जागीर प्रदान की जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें पलइडु सर्वमान्यम कहा जाता था। तो ऐसी जागीर जो सैनिक अधिकारियों को दी जाएगी, है ना, सैनिक अधिकारी हैं उनको जो जागीर दी जाएगी उन्हें क्या कहा जाएगा? पड इरुप्पु सर्वमान्य। पड इरुप्पु सर्वमान्य कहा जाता है। सबके लिए मान्य होगी, इस पर कोई पग नहीं धर सकता। सैनिक अधिकारी को दी गई है और योग्य सैनिक अधिकारी को दी गई है। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को क्या कहा गया है? तो कड्डाचार कहा गया है। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग को कहा गया है कड्डाचार। कौन सा एक स्थल समूह विजयनगर की पाडीमंडलम क्षेत्र को निरूपित करता है? तो जो पाडीमंडलम क्षेत्र है उसको निरूपित करता है मदुरई, चिगलपुट्ट, दक्षिणी आरकाट और तिरुनेलवेली। विजयनगर साम्राज्य में जो पड्डीमंगलम क्षेत्र है उसको कौन निरूपित करता है? पड्डीमंगलम, इसमें पड्डीमंगलम में आते हैं मदुरई, चिंगुलपुट्ट, दक्षिण आकट और तिरुनेलवेली। पढ़े कौन कौन मंडल में पढ़े थे? तो पहले मदुरई, फिर वहां पे पड़ी थी चिल्लर, तो चिगलपुट, आकर 3 मिली, तो आरकट और तिरुनेलवेली। विजयनगर में सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर निर्णय कौन देता है? तो समाचार एवं देशी देते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में सामाजिक और धार्मिक विषयों पर निर्णय कौन देते हैं? तो समाज और धार्मिक विषय के बारे में कौन बता रहा है, कौन निर्णय दे रहा है? तो समाचार दे रहा है, समय पर दे रहा है। तो समाचार और देशरी के द्वारा ये निर्णय दिए जाते हैं। विजयनगर में प्रांतपति जो कि राज परिवार के नहीं किंतु योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाते थे प्रायः क्या कहलाते थे? इन्हें दंड नायक कहा गया है। तो विजयनगर में प्रांतपति जो कि राज परिवार के नहीं थे
प्रांतपति कौन थे? राज परिवार के नहीं थे, किंतु योग्यता के आधार पर उनको नियुक्त किया जाता था, तो उन्हें कहा जाता था दंडनायक। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में सत्य कथन बताइए। विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव और आंतरिक युद्धों का इतिहास है। बहमनी सल्तनत एवं उनके उत्तराधिकारी राज्य विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरे बने रहे। तो विजयनगर के बारे में सही क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास विभिन्न राजवंशों के बदलाव एवं आंतरिक युद्धों का इतिहास रहा है। बहमनी सल्तनत और उसके उत्तराधिकारी विजयनगर साम्राज्य के लिए गंभीर खतरे बने रहे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में सही क्या हो जाएगा? तो राजा साम्राज्य का सर्वोच्च होता था। दूसरा, कृषि एवं व्यापार समुन्नत दशा में थी। तो विजयनगर साम्राज्य में क्या था? वहां का साम्राज्य सर्वोच्च था, यहाँ कृषि एवं व्यापार का समुन्नत दशा में होते थे। अथवन विभाग भू राजस्व की व्यवस्था करता था। जो अथवन विभाग है यह भू राजस्व की व्यवस्था करता था। विजयनगर साम्राज्य की समग्र प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? हरिहर द्वितीय के चन्नारायपट्टन अभिलेख से एवं मित्र अभिलेख से। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में जो हरिहर द्वितीय है इसने बनवाया था चन्नारायपट्टन, जिसमें इसने बुक्का प्रथम के बारे में भी बात की है ना, और मित्र अभिलेख, इससे भी इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। चन्नाराय और मित्र अभिलेख। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में सत्य कथन बताइए। विजयनगर साम्राज्य में संयुक्त शासक प्रणाली के लिए भी उदाहरण मिलते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में कैसा शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य में संयुक्त शासन प्रणाली विद्यमान थी, ये उदाहरण मिलते हैं। विजयनगर के कुछ प्रशासनिक अधिकारी। विजयनगर साम्राज्य के कुछ प्रशासनिक अधिकारी में पहले आते हैं नायक। यह सैनिक भू सामंत था। नायक कौन था? सैनिक भू सामंत था। महानायकाचार, यह ग्राम सभाओं की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने वाला अधिकारी था। तो देखो, ग्राम है, वहां पे कौन होते थे? नायक होते थे, है ना। सैनिक भू सामंत, सैनिकों की भू की सामंत कौन होगा? नायक होगा। महानायकाचार्य कौन होते थे? जो ग्राम सभा होती थी उनकी जितनी भी कार्रवाई होगी उनका निरीक्षण कौन करता है? महानायकाचार्य करता है। महाप्रधानी, तो ये प्रधान होगा। तो मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? महाप्रधानी, मतलब मंत्रियों में प्रधान है, तो महाप्रधानी मतलब मंत्री परिषद का प्रमुख। दंड नायक, ये प्रांत गवर्नर था। दंड नायक कौन था? प्रांतीय गवर्नर। प्रांत का गवर्नर कौन था? दंड नायक था। फिर आता है रायसम, यह सचिव होता था। रायसम मतलब कौन है? सचिव है। कर्णिकम, यह लेखाधिकारी, यह अकाउंटेंट होता था। कर्णिकम ये कौन था? लेखाधिकारी था। अपने कान से सुनता था, लिखता था। कर्णिकम कान से लिखकर लिखता था, तो ये कौन हो जाता है? लेखाधिकारी है, अकाउंटेंट। आयंगर, यह वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी थे। तो आयंगर आगे आगे चलते थे, वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी हैं। माननीय प्रधानम, ये कौन है? तो ये गृह मंत्री हैं। माननीय है ना, घर में तो सबको हर कोई मानता है, तो माननीय प्रधानम कौन है? गृह मंत्री हैं। सेंतेओबा, सेंतेओबा ग्राम के लेखाधिकारी थे। ग्राम के लेखाधिकारी कौन थे? सेंतेओबा, संतेओबा। ग्राम के ये सम की सुनो। कर्णिकर्म कौन हो गया? लेखा अधिकारी था, अकाउंटेंट है ना, और गांव में सबकी सुननी पड़ती है। सेंतेओबा ग्राम का लेखाधिकारी था। फिर आता है तलारी, यह ग्राम का चौकीदार था। तलारी कौन था? ग्राम का चौकीदार था। अंत्रिमार, अंत्रिमार कौन है? ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी है। अंत्रिमार कौन है? ग्राम का प्रशासन का अधिकारी। अंत में इसको मार दिया जाएगा। चलिए हम इनको फिर से देखते हैं। पहले आते हैं हमारे नायक, तो ये ग्राम के भू सैनिक सामंत थे, है ना, भू सामंत थे सैनिक वाले। महानायकाचार, ये ग्राम की कार्यवाहियों का निरीक्षण करते थे। महाप्रधानी, ये मंत्री परिषद के प्रमुख थे। दंडनायक, ये प्रांतीय गवर्नर थे। रायसम, ये सचिव थे। कर्णिकम, ये अकाउंटेंट या लेखाधिकारी रहे हैं।
अयंगर इनका वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी पद है। मान्य प्रधान तो ये घर के हैं, गृह मंत्री हैं। सैन्य ओबा तो ग्राम के लेखाधिकारी। तलारी लॉरी लेके गए चौकीदार, लॉरी लेके गए तो ग्राम के चौकीदार। और अंत मार दिए जाएंगे ग्राम प्रशासन का एक अधिकारी। नेक्स्ट आती है विजयनगर साम्राज्य का आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था उनकी कैसी थी, अर्थव्यवस्था। विजयनगर शासकों ने कृषि को किस प्रकार से बढ़ावा दिया था, तो उन्होंने बांध, तालाब आदि निर्माण करा के कृषि कार्य में विस्तार किया था। तो इन्होंने बांध बनवाए थे। देवराय प्रथम ने को देखा है हमने, तुंगभद्रा पर बांध बनवाया था, नहरें बनवाई थी और कृषि का विस्तार किया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था, तो ये भू राजस्व था। तो शिष्ट एक प्रकार का भू राजस्व था, जो श्रेष्ठ है वो आप दान में दोगे या राजस्व दोगे। तो विजयनगर में जो प्रशासन व्यवस्था थी उसमें सिस्टम भू राजस्व था। विजयनगर की आय का प्रमुख साधन क्या था, भू राजस्व। और ये भू राजस्व कितना वसूलते थे, उपज का 1/6। अथवन या 98 क्या है, अथवन या 98 भू राजस्व विभाग होता था। क्या था, भू राजस्व विभाग था। 58 या 98 क्या था, भू राजस्व विभाग था। जो सिस्टम भू राजस्व हो गया, उसको वसूल करने वाला 98 या 58, तो ये भू राजस्व विभाग है। किस विजयनगर साम्राज्य में बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था किस वस्तु का, तो ये काली मिर्च थी। सबसे ज्यादा निर्यात की जाती थी विजयनगर साम्राज्य में काली मिर्च। विजयनगर साम्राज्य में आयातित होने वाली सर्वाधिक अकेली वस्तु क्या थी, तो हम निर्यात करते थे, भेजते थे काली मिर्च, और आयात करते थे घोड़ों का। घोड़े सबसे ज्यादा आयात किए जाते थे। विजयनगर साम्राज्य में पुलिस का वेतन किससे दिया जाने जाता था, तो जो वैश्यालयों से होने वाली आय थी उसको किसको दिया जाता था, पुलिस वालों को दिया जाता था। जितनी भी वैश्यालयों से होने वाली आय थी उसको किससे दिया जाता था, पुलिस वेतन के रूप में दिया जाता था, क्योंकि वो रक्षा करते थे। विजयनगर में सदाशिव राय ने किसे व्यापार कर से मुक्त कर दिया था, तो ये है नाइयों को। जो जितने भी नाई थे उनको व्यापार कर से मुक्त कर दिया था, क्योंकि उनका कुछ ज्यादा नहीं था। सदाशिव राय ने व्यापार या जो व्यवसाय कर है उससे मुक्त करके रखा था नाइयों को। विजयनगर में कशायुगुत्त कशायुगुत्त नामक जो एक वर्ग है, यह किससे संबंधित है, तो ये बड़ाई से संबंधित है। तो मतलब बड़ाई क्या करते हैं, ऐसे ऐसे घिसते जाते हैं। खसायुगुप्त नामक जो वर्ग है वह किससे संबंधित है, बड़ाइयों से संबंधित है। विजयनगर की नायंगर या नायकर पद्धति में भू आवंटन किया जाता था किसमें, तो वार्षिक शुल्क और सेना सेवा के बदले व्यक्तियों को। जो नायंकर व्यवस्था थी इसमें जो भू आवंटन किया जाता था नायकों को दिया जाएगा, तो वार्षिक शुल्क दिया जाएगा, या सैन्य सेवा के बदले में व्यक्तियों को दिया जाता था नायंकर पद्धति में भू आवंटन। हरिहर द्वितीय ने कहाँ पर आक्रमण किया और कर की उगाही की थी, तो ये है श्रीलंका। तो हरिहर द्वितीय ने अपना भारत ही नहीं बल्कि दूसरी जगह भी आक्रमण किया, तो इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां से उगाही भी की थी कर की। एक पुर्तगाली सिक्का था जो विजयनगर राज्य के पश्चिमी तट में प्रचलित था। इसे क्या कहा जाता था, कुजेड़ो कहा जाता था, या कि इसको कोई उजेड़ो। पुर्तगाली सिक्का है तो कुजेड़ो। यह विजयनगर के पश्चिमी तट पर प्रचलित सिक्का था, कुजेड़ो। देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर राज्य से संबंधित उपयुक्त कथन किसका है, तो ये है अब्दुल रजाक का। किसका है, अब्दुल रजाक का है। देश में अधिकांश कृषि अच्छी जोत में है, भूमि बहुत उपजाऊ है, सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। विजयनगर के संबंध में ये सब कुछ कहा है किसने, अब्दुल रजाक ने। और ये नहीं, देवराय द्वितीय के समय आया था। किसके, देवराय द्वितीय के समय आया था अब्दुल रजाक। अपनी घुड़सवार सेना को मजबूत बनाने के लिए वीर नरसिंह ने किसके साथ एक संधि की,
वह इसके द्वारा आयातित सभी घोड़ों को खरीद लेगा, तो ये पुर्तगाली व्यापारियों से खरीद लेता था। तो अपनी घुड़सवार को मजबूत करने के लिए वीर नरसिंह ने एक संधि की, जिसमें जितने भी आयातित घोड़े होते थे उन सबको खरीद लेता था पुर्तगाली व्यापारियों से। विजयनगर साम्राज्य की कृषि व्यवस्था में वरम क्या था? तो भूस्वामी किसान के बीच कृषि उपज की हिस्सेदारी। तो विजयनगर राज्य की जो कृषि व्यवस्था थी उसमें वरम क्या था? तो भूस्वामी और किसान के बीच की कृषि उपज की हिस्सेदारी को वरम कहा जाता है। भैया आधा भाग ये हमारा, आधा भाग तुम्हारा, तो इसको क्या कहा जाएगा? वरम कहा जाएगा। जो भूस्वामी और किसान के बीच की उपज होगी उसको। 15वीं से 16वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में विजयनगर अर्थव्यवस्था के सतत होने के लिए कौन सा उत्तरदायी कारण था? तो ये है कृषि विस्तार और निर्यातक व्यापार। तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में जो आरंभिक वर्ष थे, इसमें विजयनगर की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए उत्तरदायी था उनकी कृषि व्यवस्था और उनका निर्यातक व्यापार। विजयनगर राज्य में वाणिज्य स्थिति के विषय में सही कथन क्या है? तो चिट्ठी व्यापार के लिए मलाया द्वीप समूह जाते थे। जो चिट्ठी व्यापार करने के लिए कहाँ जाते थे? मलाया द्वीप समूह जाते थे। मालावारी सौदागर दासों का भी व्यापार करते थे और विजयनगर राज्य से पोत भर भर के दास ले जाते थे। समुद्र पार व्यापार अधिकांशतः विदेशियों के हाथ में था। तो विजयनगर के जो वाणिज्य है इससे संबंधित है कि ये चिट्ठी व्यापार के लिए मलाया द्वीप समूह जाते थे। मालाबार सौदागर दासों को भी व्यापार किया करते थे और विजयनगर से पोत भर भर के दासों को ले जाते थे। समुद्री पार व्यापार अधिकांशतः विदेशियों के हाथों में था। नेक्स्ट विजयनगर में अमरम क्या थे? तो ये सैनिकों को दिया जाने वाला भू सामंत अनुदान था। अमरम क्या था? तो सैनिक भू सामंतों को अनुदान था। विजयनगर काल में वह भूमि क्या कहलाती थी? जो युद्ध क्षेत्र में बहादुरी के लिए मृत हुए सैनिकों के परिवार को दी जाती थी, उन्हें रक्त कोड़गी कहा जाता था। तो भैया उनकी कीमत नहीं लगा सकते हैं, लेकिन रक्त की कौड़ी है ये। तो विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो बहादुरी के लिए मृत सैनिकों के परिवार को दी जाती थी, उन्हें रक्त कोड़गी कहा जाता था। विजयनगर कालीन सिक्के, सबसे पहले आते हैं वराह। ये सोने का सिक्का था, 52 गेंद का था, पूरे विश्व में इसको स्वीकार किया गया, सबसे प्रसिद्ध था और राष्ट्रीय मुद्रा के समकक्ष रखा जाता था। इसे हूण भी कहा जाता होगा, है ना? तो वराह क्या है? 52 गेंद का सोने का सिक्का है, पूरे विश्व में स्वीकार है, सबसे प्रसिद्ध भी था, राष्ट्रीय मुद्रा के समकक्ष था। इसे हूण, परदाव या पोन भी कहा गया है। इसे क्या कहा था? इसे परदाव, हूण और पोन भी कहा गया है। प्रताप, परताप, यह छोटा सोने का सिक्का था। प्रताप क्या है? एक छोटा सोने का सिक्का। फणम, फणम ये छोटा सोने का सिक्का था। फणम और प्रताप क्या है? छोटे सोने के सिक्के हैं। तार, चांदी का सिक्का था। तार क्या था? चांदी का सिक्का था। डिजिटेल, यह जीतल है। डिजिटेल क्या है? जीतल, तांबे का सिक्का था। तो सोने का हमने देख लिया, जिसे वराह कहा गया है, परदाम कहा गया है, हूण कहा गया है, पोन कहा गया है। छोटे छोटे सोने के सिक्के में क्या आएंगे? प्रताप और फणम। तार चांदी का सिक्का था और डिजिटेल या जीतल या तांबे का सिक्का था। कुजेड़ो, पगोड़ा, दिनार, फ्लोरिन, डुकेट आदि मुद्राएं भी तटीय क्षेत्र में प्रचलित थी। कौन कौन सी थी? कुजेड़ो की जो व्यापारी वो थी विदेशी मुद्रा, पगोड़ा, दीनार, फ्लोरिन और डुकेट, ये क्या थी? तटीय क्षेत्र में प्रचलित मुद्राएं थीं। साहित्य, भाषा एवं संस्कृति,
विजयनगर की राजकीय भाषा क्या थी? तेलुगु थी। जो विजयनगर की राज्य भाषा थी, तेलुगु थी। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। कृष्णदेवराय साहित्य लिखते थे। इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे, जो कि एक 8 तेलुगु कवियों का समूह था। वैदिक ग्रंथों में प्रसिद्ध टीकाकार सायन किससे संबंधित हैं? तो सायन का संबंध है विजयनगर राज्य से। वैदिक ग्रंथों में जो सायन है, उनका संबंध है विजयनगर साम्राज्य से। पांडुरंग महामात्य इन किसकी रचना है? जो तेनाली रामकृष्ण की रचना है। पांडुरंग महामात्य जो रचना है वह तेनाली रामकृष्ण की रचना है। विजयनगर राज्य के शासक कृष्णदेवराय की अमुक्तमाल्यदा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोतियों की माला। अमुक्तमाल्यदा का अर्थ होता है मोतियों की माला, जो की रचना है कृष्णदेव राय की। कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के अनुसार या विख्यात है? तो तेलुगु अनुवाद किया था महाभारत का किसने? नन्नय्य और टिक्कन ने। तो इनने पहले तो महाभारत में टीका लगाया और अपने नयनों से इसको पढ़ पढ़ के लिखा था। तो नयन और टिक्कन के द्वारा महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया गया है। किसने मनु चरित या स्वरुचि संभव की रचना की है, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन है? तो इसका नाम है अल्लासानी पेद्देना। अल्लासानी पेद्देना। तो मनु चरित्र यह स्वरोचित संभव की रचना किसने की है? अलासी पेडना के द्वारा की गई है। वरदंबिका परिणम की रचना किसने की है? तो तिरुमलाम्बा देवी के द्वारा की गई है। वरदाम्बिका परिणम की जो रचना है वह किसने की है? तिरुमलाम्बा देवी ने की है। विजयनगर के विषय में विवरण देते हुए पुस्तकें कौन सी हैं? तो अमुक्तमाल्यदा है, मनुचरितम है और रहला है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में विवरण देने वाली पुस्तकों के नाम है अमुक्तमाल्यदा, मनुचरितम और रहला। विजयनगर काल में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो नंदी नागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। विजयनगर साम्राज्य में नंदी नागरी लिपि का प्रयोग किया जाता था। शिव तत्व चिंतामणि की रचना किसने की है? तो ये लक्कन डंडेश के द्वारा की गई है। शिव तत्व चिंतामणि की रचना लक्कन डंडेश के द्वारा की गई है। संस्कृत भाषा की रचना महाश्रुधानिधि नाटक किसने लिखा है? तो देवराय द्वितीय के द्वारा लिखा गया है। संस्कृत भाषा की रचना है महाश्रुधानिधि, इसको लिखा है देवराय द्वितीय के द्वारा। शिव तत्व चिंतामणि जो कि लिंगायतों के सिद्धांत एवं अनुष्ठानों से संबंधित एक प्रबंध है, इसके शासन काल में लिखा गया था। तो कृष्णदेव द्वितीय के समय लिखा गया है। तो शिव तत्व चिंतामणि लिखा किसने है? लक्कन डंडेश के द्वारा लिखा गया है। तो शिव का तत्व चिंतामणि हरना है, तो तुम्हारा जो शिव क्या करेंगे? तुम्हें 1 लाख का बना देंगे, एक या फिर 1 लाख का डंडा देंगे, तो तुम सारी चिंता से मुक्त हो जाओगे। शिव तत्व चिंतामणि, तो 1 लाख का डंडा मिलेगा। तो लक्कन डंडेश के द्वारा इसको लिखा गया है। और किनके समय लिखी गई है? देवराय द्वितीय के समय लिखी गई है। और जो शिव तत्व चिंतामणि है, इसमें जो लिंगायत समुदाय है उनके सिद्धांत और अनुष्ठानों के बारे में जानकारी मिलती है। तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके राज दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये देवराय द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तेलुगु कवि श्रीनाथ कृष्णदेव नहीं, सिर्फ देवराय द्वितीय के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को देवराय द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण कराई थी? तो उनका नाम है कवि सार्वभौम। तो तेलुगु कवि है श्रीनाथ, इनको कृष्ण, अरे यार कृष्ण क्यों आ जाता है? क्योंकि फेमस है बस वो कृष्ण देवराय। लेकिन देवराय द्वितीय ने, है ना, श्रीनाथ जी को देवराय द्वितीय ने उपाधि दी थी कौन सी? कवि सार्वभौम की। बसु चरित्र किसने लिखा है? तो रामराज के द्वारा लिखा गया है। बसु चरित्र बस गए हैं इनकी चरित्र में। तो बसु चरित्र रामराज ने लिखा है। विजयनगर साम्राज्य में प्रभुत्व काल में किस टीका की रचना की गई थी? तो ये है
पराशर स्मृति पर माधव की टीका थी। विजयनगर साम्राज्य में प्रभुत्व काल में टीका की रचना किसने की है? टीका की रचना कौन सी हुई है? तो पराशर स्मृति पर माधव की टीका है। विजयनगर साम्राज्य के प्रभुत्व काल में टीका की रचना पराशर स्मृति पर माधव की टीका है। इतिहास रॉबर्ट सेविल ने द फॉरगेटन एम्पायर लिखा है। यह किस राज्य का वर्णन है? तो इसमें है विजयनगर साम्राज्य का। किसने लिखा है? रॉबर्ट सेविल के द्वारा लिखा गया है। द फॉरगेटन एम्पायर, सेव करो, जो एम्पायर फॉरगेट हो रहे हैं वो क्या करना है? सेव करना है। तो रॉबर्ट सेविल के द्वारा लिखा गया द फॉरगेटन एम्पायर। किसके बारे में वर्णन है? विजयनगर साम्राज्य के बारे में ये वर्णन करता है। विदेशी यात्री इटली का निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के समय आया था। जो इटली यात्री था निकोलो कोंटी, यह देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। 1420 में लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस यात्री कौन था? जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था? तो निकोलो कोंटी, यह वेनिस यात्री था इटली का, लगभग 1420 में आया था, अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था निकोलो कोंटी, और ये देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अब्दुल रजाक ने किस सन में विजयनगर का भ्रमण किया है? तो ये 1443 में किया है। 1443 में अब्दुल रजाक के द्वारा विजयनगर में भ्रमण किया गया है। किसने अब्दुल रजाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? तो खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने अब्दुल रजाक को देवराय द्वितीय के दरबार में किसने भेजा था? तो जो खुरासान के सुल्तान थे शाहरुख, इनने भेजा था। अब्दुल रजाक ने किस राज्य को आंखों देखा हाल कहा था? विजयनगर साम्राज्य का। तो खुरासान में शाहरुख के द्वारा अब्दुल रजाक को भेजा था देवराय द्वितीय के दरबार में, और इसने विजयनगर का विवरण लिखा है। 15वीं शताब्दी में किस शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रजाक समरकंदी ने लिखा है? तो ये विजयनगर साम्राज्य का। ईरानी राजदूत जिसने विजयनगर राज्य का भ्रमण किया था तो अब्दुल रजाक है। कौन है ये? कृष्णदेव ने देवराय द्वितीय के समय आया था, विजयनगर की यात्रा की थी, और ईरानी राजदूत था, और जो सुल्तान शाहरुख है उनने इसको भेजा था। फारस से आने वाला अब्दुल रजाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय था। तो फारस से आने वाला, फारस से आया था अब्दुल रजाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय थे। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा के प्रचलन का उल्लेख किया है? तो उनका नाम है डुआर्ट बारबोसा। एक आर्ट है बार बार लिखने का, तो सती प्रथा को यदि कोई लिख सकता है तो वो आर्ट ही हो गया। तो विदेशी यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख किया है, डुआर्ट बारबोसा ने। कृष्णदेवराय के शासनकाल में आने वाले दो पुर्तगाली यात्री कौन थे? डोमिंगो पायस और फर्नांडिस नूनीज। ये कृष्णदेवराय के समय आए थे। कृष्णदेवराय के समय दो आए थे, डोमिंगो पायस और फर्नांडिस नूनीज। मलक्का कैम्बे बिना नहीं रह सकता, ना कैम्बे मलक्का के बिना रह सकता है। अगर इन्हें बहुत धनी और समृद्ध बनना हो, एशियाई व्यापार के विषय में यह टिप्पणी किसने की है? तो बारबोसा ने की है कि जो मलक्का है वह कैम्बे के बिना नहीं रह सकता और ना कैम्बे मक्का के बिना रह सकता है। अगर इन्हें दोनों को बहुत धनी और समृद्ध बनाना हो तो एशियाई व्यापार के बारे में यह बारबोसा ने कहा है, बार बार कहा है। किस लेखक ने विजयनगर साम्राज्य का एक समकालीन विवरण दिया है? तो विजयनगर साम्राज्य का समकालीन विवरण दिया है डोमिंगो पायस ने, क्योंकि ये कृष्णदेवराय के समय आया था डोमिंगो पायस, इसलिए विजयनगर का समकालीन विवरण दिया है डोमिंगो पायस ने। प्रसिद्ध यात्री डुआर्ट बारबोसा कहाँ के निवासी थे? तो ये पुर्तगाल के थे। इन्होंने सती प्रथा लिखी है ना विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो डुआर्ट बारबोसा हैं, इनने कौन थे? पुर्तगाली निवासी थे। विजयनगर
में विदेशी यात्रा के संबंध में सत्य बताइए। तो डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा पुर्तगाली यात्री थे जो कृष्णदेव राय के समय विजयनगर आए थे। डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा पुर्तगाली यात्री थे, कृष्णदेव राय के समय विजयनगर आए थे। विजयनगर के सम्राटों की धार्मिक सहिष्णुता के विषय में किसने लिखा है कि राजा ने इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता से विचरण कर सकता है और अपने धर्म का पालन कर सकता है। ना कोई कष्ट देगा, ना कोई पूछेगा कि तुम ईसाई, यहूदी, मुसलमान या हिंदू हो। तो ये बारबोसा ने कहा है। ये कृष्णदेव राय के समय की बात हो रही है। किसने कहा है? बारबोसा के द्वारा ये कहा गया है कि यहाँ के सम्राट इतने सहिष्णु हैं कि इन्होंने अपनी प्रजा को इतनी स्वतंत्रता दे रखी है कि आप कहीं पे घूमते रहो, कोई आपके धर्म के बारे में नहीं पूछेगा, चाहे आप कुछ भी हो और किसी भी धर्म को मानते हो। डोमिंगो पायस के संदर्भ में सत्य बताइए। विदेशी यात्री डोमिंगो पायस के अनुसार विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था में देवदासियों की उच्च प्रतिष्ठा वाली स्थिति थी। डोमिंगो पायस के अनुसार विजयनगर में सामाजिक व्यवस्था में देवदासियों की उच्च प्रतिष्ठा वाली स्थिति थी। किस विजयनगर के पतन के शीघ्र बाद उस स्थान का दर्शन एवं विवरण दिया है? तो ये सीजर फेडरिक के द्वारा दिया गया। मतलब जब विजयनगर का पतन हो गया तो उसके बाद तुरंत दर्शन और विवरण किसके द्वारा दिया गया है? सीजर फेडरिक के द्वारा दिया गया। सीजर फेडरिक मतलब पतन हो गया, सीज फायर हो गया, फिर क्या हो गया उस बारे में लिख दिया उन्होंने। सीजर फेडरिक के द्वारा लिखा गया है। कोंटी, पायस, नुनुस और मनुची ये सभी कौन थे? तो ये विदेशी पर्यटक थे। कोंटी, पायस, नुनुस, मनुची ये सब विदेशी पर्यटक थे। वह कौन सा यात्री था जिसने 5067 में विजयनगर के पराजय के बाद वहां की यात्रा की और विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का विवरण दिया है? तो ये सीजर फेडरिक है। जब विजयनगर का पतन हुआ तो सबसे पहले किसने उसका वर्णन किया है? सीजर फेडरिक ने किया है और बताया था कि विजयनगर में 24 मील घेरे में फैला हुआ था। ये 5067 में आया है सीजर फेडरिक। एथेनेसियस निकेतन कौन थे? तो एथेनेसियस निकेतन एक रूसी अश्व व्यापारी थे। एथेनेसियस निकेतन एक रूसी अश्व व्यापारी थे। महुयान नामक चीनी यात्री किसके समय में समुद्र यात्रा से भारत आया था समुद्र मार्ग से? तो उनका नाम है मल्लिकार्जुन के समय। महुयान नामक चीनी यात्री समुद्री व्यापार से भारत आया था मल्लिकार्जुन के समय। नेक्स्ट आते हैं विजयनगर के संबंध में विदेशी यात्रियों के कथन बताइए। विदेशी यात्री में सबसे पहले है अब्दुल रजाक। यह ऐसा नगर था, इन्होंने जो विवरण दिया है, जिससे मिलता स्थान नेत्रों में समूची पृथ्वी पर कभी नहीं देखा, ना ही इसके बारे में कानों से कभी सुना। ये अब्दुल रजाक के द्वारा कहा गया है। ये देवराय द्वितीय के समय आए थे। इन्होंने कहा कि विजयनगर साम्राज्य ऐसा नगर है, इससे मिलता हुआ स्थान मैंने नेत्रों से समूची पृथ्वी पर नहीं देखा और ना इसके बारे में कानों से सुना है। निकोलो डी कोंटी ये आए हैं देवराय प्रथम के समय। नगर की परिधि 60 मील है ये बताया। यह लगभग 90,000 पुरुष रहते हैं यहाँ, ऐसे हैं जो कि अस्त्र धारण करने योग्य हैं। निकोलो कोंटी ने कहा था कि नगर की परिधि 60 मील तक की है और यहाँ पर लगभग 90,000 लोग ऐसे हैं जो कि शस्त्र धारण करने योग्य हैं। नेक्स्ट है डोमिंगो पायस। यह मिजौले कद के हैं तथा गौणवर्णीय हैं और अच्छी कद काठी के हैं जो दुबलेपन के स्थान पर स्थूल हैं। इनके मुख पर चेचक के निशान हैं। ये डोमिंगो पायस के द्वारा कहा गया था कि यहाँ के लोग मंजिले छोटे कद के होते हैं, गौण वर्णीय हैं, कद काठी अच्छी होती है, दुबले के स्थान पर ये स्थूल हैं, इनके मुख पर चेचक के स्थान है, मतलब चेचक के निशान है। एथेनेशियस निकितिन के द्वारा कहा गया है अभिजात वर्ग के लोगों के तथा साधारण लोगों के जीवन स्तर में बहुत अंतर है। ये
एथेनिसियस निकितिन के द्वारा कहा गया है कि अभिजात वर्ग के लोग और जो साधारण वर्ग के लोग हैं, इनके जीवन में बहुत अंतर है। विजयनगर से आए विदेशी यात्री बताइए। जो विजयनगर में आए थे विदेशी यात्री हैं, पहले उनका नाम, किस देश से आए थे, शासक और यात्रा का वर्ष। निकोलो कोंटी, ये इतालवी थे, इटली से आए थे देवराय प्रथम के समय 1420 में। निकोलो कोंटी इतालवी इटली यात्री थे, देवराय प्रथम के समय आए थे 1420 में। अब्दुल रजाक फारस से थे, देवराय द्वितीय के समय आए थे और 1442 से 1444 तक रहे हैं। अब्दुल रजाक फारसी थे, देवराय द्वितीय के समय आए थे 1442 से 1444 तक ये रहे हैं। डोमिंगो पायस पुर्तगाली देश से आए थे कृष्णदेवराय के समय और 1520 से 1522 में। डोमिंगो पायस पुर्तगाली यात्री थे, कृष्णदेवराय के समय आए थे, 1520 से 1522 तक इन्होंने शासन किया है। नेक्स्ट है बारबोसा, पुर्तगाली थे, कृष्णदेवराय के समय आए थे, 1500 से 1516 तक इन्होंने रहे हैं। बारबोसा पुर्तगाल के समय आए थे, कृष्णदेवराय के समय 1500 से 1516 तक रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं नुनूज, ये भी पुर्तगाली थे, अच्युत राय के समय आए थे, 1503 से 1537 तक रहे हैं। नुनूज पुर्तगाली यात्री थे, अच्युत राय के समय आए थे 1530 से 1537 तक। सीजर फेडरिक, ये भी पुर्तगाली थे और सदाशिव राय के समय आए थे 1567-68 के समय। सीजर फेडरिक पुर्तगाली थे, सदाशिव राय के समय आए 1567 से 1568 तक ये रहे हैं। स्थापत्य कला, कल्याण मंडप किस राज्य में मंदिर वास्तु का विशिष्ट लक्षण था? तो यह है विजयनगर राज्य का। कल्याण मंडप मंदिर की विषय वस्तु थी और ये विजयनगर राज्य से संबंधित थी। विजयनगर में कौन सा हिंदू स्थापत्य का एक निर्देशन है जिस पर इस्लामी प्रभाव परिलक्षित होता है? कमल भवन और विजयनगर। विजयनगर का हिंदू स्थापत्य का निदर्शन जिस पर इस्लामी प्रभाव परिलक्षित होता है, कमल भवन और विजयनगर। प्रसिद्ध मंदिर विट्ठल मंदिर जिसमें 56 तीक्ष्ण स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। तो प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसमें 56 तीक्ष्ण स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ पर है? हम्पी में स्थित है। एक मध्य एशियाई यात्री अब्दुल रजाक समरकंदी ने किसने विजयनगर राज्य का भ्रमण किया था, विशेषकर अपने साथ वापस अपने देश ले आने के लिए? जो भारतीय सामान क्रय किया गया था वह क्या था? तो चित्रकलाएं थीं। मध्य एशियाई यात्री अब्दुल रजाक समरकंदी ने जिसने विजयनगर राज्य का भ्रमण किया, विशेषकर अपने साथ वापस अपने देश ले जाने के लिए भारतीय सामान क्रय किया था, तो वह क्या थी? वह चित्रकलाएं थीं। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। हम्पी में जो स्मारक बने हैं किस धर्म के हैं? हिंदू धर्म से संबंधित हैं। फिर आता है विविध, किस भूभाग के लिए बहमनी राज्य एवं विजयनगर साम्राज्य बार बार लड़ते थे? तो रायचूर दोआब के लिए। ऐसा भूभाग बहमनी राज्य एवं विजयनगर राज्य बार बार दोनों लड़े हैं, किसके लिए लड़ते थे? ये रायचूर दोआब के लिए लड़े हैं। विजयनगर के राजा राम राय के राज्यकाल के विषय में सही कथन क्या है? तो विजयनगर के राजा राम राय के राज्यकाल में सही विषय है, सेना में मुस्लिमों की भर्ती की गई थी, दक्कन में मुस्लिम राज्यों में हस्तक्षेप था और पुर्तगालियों के साथ दीर्घकालीन मैत्री संबंध थे। विजयनगर में राजा राम राय के बारे में है कि इन्होंने सेना में मुसलमानों की भर्ती कराई थी, दक्कन में मुस्लिम राज्यों में हस्तक्षेप करते थे, पुर्तगालियों के साथ दीर्घकालिक मैत्री संबंध थे। एक बार विजयनगर साम्राज्य को अस्त व्यस्त किसने किया था? बहमनी राजा ने किया था।
प्रथम बार विजयनगर साम्राज्य को अस्त व्यस्त किसने किया है? बहमनी राजा ने किया है। किस खेल में उच्च योग्यता प्राप्त करने पर विजयनगर राज्य परितोष देता था और उस राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था? तो यह है शतरंज में। तो एक ऐसा खेल जिसमें उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले पर विजयनगर राज्य परितोषित करता था, देता था उसको, और उसको राज्य की स्वीकृति प्रदान की जाती थी, तो ये शतरंज खेलने वाले व्यक्ति को। विजयनगर शहर किस नदी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच में झगड़े का एक कारण रायचूर दोआब है। यह क्षेत्र किन नदियों के मध्य में स्थित है? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के मध्य में। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच झगड़े का कारण रायचूर दोआब है। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पतन का अंतिम कारण क्या है? तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य के पतन का अंतिम कारण था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा के युद्ध के संदर्भ में सत्य है। तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण में हिंदू शक्ति का विनाश हुआ था। तालीकोटा के युद्ध में दक्षिण में हिंदू सत्ता का विनाश हुआ था। कहाँ के शासक को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया? तो बरार के शासकों को। कहाँ के शासक को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के संघ में शामिल नहीं किया गया था, तो बरार को शामिल आमंत्रित नहीं किया गया था। विजयनगर के बारे में सत्य बताइए। नरसिंह शलोभ ने संगम वंश का अंत किया था। इसने राज सिंहासन छीनकर सुलभ वंश आरंभ किया था। वीर नरसिंह ने अंतिम सुलभ शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना था। और वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। देखो पहले आते हैं, हमने क्या क्या पढ़े थे? पहले पढ़ा था हमने संगम वंश, फिर आते हैं सुलभ, फिर आते हैं तुलुभ, फिर आते हैं आरविडु, है ना। तो देखो जो नरसिंह सुलभ है, यह संगम वंश का अंत था। मतलब देखो संगम वंश का अंत किसने किया था? नरसिंह सुलभ ने किया था संगम वंश का अंत, और उनसे राज सिंहासन छीनकर इन्होंने सुलभ राजवंश को प्रारंभ किया था। सही हो जाएगा। फिर आते हैं वीर नरसिंह, इनने जो सुलभ शासक थे उनको हटाकर तुलुभ वंश की स्थापना की थी। फिर जो वीर नरसिंह हैं, इनके जो उत्तराधिकारी थे तुलुभ वंश में ही, है ना, कृष्णदेव राय थे, और कृष्णदेव राय के बाद कौन आते हैं? अच्युत देव राय आते हैं, जो कि उनके अर्ध भाई थे। विजयनगर में स्त्रियों की स्थिति के संदर्भ में कथन बताइए। विभिन्न अस्त्रों के प्रयोग से उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। कतिपय स्त्रियां न्यायाधीश होती थीं। समाज और साहित्य में स्त्रियों ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। तो विजयनगर साम्राज्य में अन्य राज्यों से तो अच्छी स्थिति थी स्त्रियों की, तो इसमें उनको अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता था। उनके लिए कतिपय बहुत सारी न्यायाधीशों को नियुक्त किया गया है स्त्री में। समाज और साहित्य में स्त्रियों को उच्च स्थान दिया गया है। अब आते हैं विजयनगर के शासक। पहले संगम काल देखते हैं। इसमें आए हैं हरिहर, ये 1336 से 1356 तक रहे। बुक्का 1356 से 1377। हरिहर द्वितीय ये हैं 1370 से 1404। फिर यहाँ पर विरूपाक्ष और बुक्का द्वितीय आए, इनका कुछ ऐसा खास काल रहा नहीं था। फिर आते हैं देवराय प्रथम, ये 1406 से 1422 तक रहे हैं। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 तक। मल्लिका अर्जुन 1446 से 1465 तक। विरूपाक्ष 1465 से 1485 तक। देखो हम संगम वंश देखते हैं, याद भी करते हैं। ओके, तो पहले आते हैं हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, दोनों ने संगम वंश की स्थापना किया। तो पहले हरिहर बैठा, फिर दूसरा बुक्का बैठा। फिर इनने बोला कि भैया हमें
हमारे बेटे को ही बिठाओ। तो हरिहर का दूसरा भाई आया तो हरिहर द्वितीय। हाँ, फिर बीच में किसी ने और पक्ष ले लिया तो विरूपाक्ष हो गया। फिर बुक्का आया। ओके, हरिहर बुक्का ही चलेगी, लेकिन बीच में कौन आ गया है, विरूपाक्ष आ गए हैं। फिर दो देवता आए। दो देवों ने बोला कि मल्लिकार्जुन का पक्ष लिया। मिल्की, दो देवताओं ने मिलके विरूपाक्ष का पथ या पक्ष लिया। याद हो गए? देखो बहुत सिंपल ट्रिक है। हरिहर बुक्का, लेकिन बुक्का के पहले आ गया विरूपाक्ष। फिर दो देव आए, इन्होंने विरूपाक्ष का मतलब दोनों ने मिलकर विरूपाक्ष का पक्ष लिया है। तो हरिहर बुक्का हरिहर, और बुक्का आएंगे, बीच में कौन आ गया, विरूपाक्ष आ गया। फिर दो देव था, मतलब देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय, दोनों ने मिलकर मतलब मल्लिकार्जुन पक्ष लिया किनका, विरूपाक्ष का। हो गया कौन, संगम वंश। विरूपाक्ष की हत्या करके अब कौन बनेगा, नरसिंह सुलभ बनेंगे और सुलभ वंश की स्थापना होगी। सुलभ ने 1485 से 1506 तक शासन किया है। पहले आते हैं नरसिंह सुलभ। इन्हें नहीं पता क्यों ही आए थे, ये दो शासक बन के चले गए। 1485 से 1490 तक रहे हैं 5 वर्ष। फिर 1490 से 1503 तक रहे हैं नरसानायक। पहले आते हैं नरसिंह सुलभ, फिर नरसानायक, दो हैं। तो नरसिंह चाह रहे थे शुभ हो, लेकिन नर ने सब स्वाहा कर दिया, नसा दिया। तो नरसिंह सुलभ और नरसानायक दो रहे हैं सुलभ वंश में। नेक्स्ट आते हैं तुलुव वंश। ये 1505 से 1565 तक रहे हैं। वीर नरसिंह आए। वीर नरसिंह ने जो नरसा थे उनकी हत्या करके उनको पद से हटा के स्वयं शासन स्थापित किया 1505 से 1509 तक। कौन है, वीर नरसिंह है, वीर नर राय। फिर कृष्णदेव राय, फिर अच्युत देव राय, वेंकट प्रथम और सदाशिव राय। वीर नरसिंह ने शासन किया है 1505 से 1509 तक। कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक। अच्युत देव राय के द्वारा 1529 से 1542 तक। वेंकट प्रथम के द्वारा 1542 में ही शासन किया गया। फिर आते हैं सदाशिव राय, 1542 से 1570 तक इन्होंने शासन किया है। तो पहले है वीर, वीरों का शासन होगा। तो वीर में थे कृष्ण, जिनको आना पड़ा सबके कटों को सदा के लिए मारने के लिए। तो सबके आए संकट सदा के लिए मिटाने के लिए हो गए, तो वेंकट और सदाशिव राय। तो वीर नरसिंह कृष्णदेव राय आए थे अच्युत राय कष्ट हटाने, तो वेंकट सबके तो सदाशिव राय। फिर आते हैं आरविडु वंश। ये 1570 से 1500 पूरा हो गया और 1647 तक रहे हैं। आरविडु वंश कितना रहा है, 1570 से 1647 तक। पहले आते हैं तिरुमल, 1570 से 1572 तक 2 साल रहे हैं तिरुमल। आरविडु आके मिलो तो तुम्हें मिलेंगे तिरुमल। फिर आते हैं श्रीरंगपट्टनम, ये 1572 से 1585 तक रहे। वेंकट द्वितीय 1586 से 1614 तक। श्रीरंग द्वितीय ये 1614 तक रहे। रामदेव 1614 से 1630 तक। वेंकट तृतीय 1630 से 1641 तक। और श्रीरंग तृतीय यह 1642 से 1672 तक। पहले कौन आए हैं हमारे, देखो इनको याद करना पड़ेगा। आरविडु वंश के शासक हैं। पहले आते हैं आरविडु मिलते हैं। ओके, मिलने से हो गया तिरुमल, मिलेंगे फिर रंग लगाएंगे, रंग लगाया, दूसरे आए हैं रंग, श्रीरंग, रंग लगेंगे तो कट जाएंगे सब रंग, तो कट, फिर रंग, राम जी, फिर कट,
फिर रंग। इतने अच्छे तो नाम है, देखो मिल गए ना। पहले देखो, आके मिलो भाई, तिरुमल, तिरुमल। रंग, रंग कटेंगे, रंग, रंग से कटेंगे रंग, रंग से कटेंगे रंग। श्रीरंग वेंकट द्वितीय और श्रीरंग द्वितीय। फिर राम कटेंगे रंग, राम कट रंग, रामदेव वेंकट तृतीय और श्रीरंग तृतीय। हो गए याद आरबीडो वंश के भी। अब आते हैं अष्ट दिग्गज। ये किसके समय थे? तो कृष्ण देव राय के समय थे। अष्ट कवियों का दल था जिसमें उनको कहा जाता है अष्ट दिग्गज। पहले आते हैं अल्लासानी पेद्दना। यह अष्ट दिग्गजों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। आंध्र कविता के पितामह कहे जाते हैं। सौरुचित संभव या मनुचरितम प्रमुख कृति इनकी रही है। तो अल्लासानी मतलब आलसी थे, सबसे प्रमुख है, प्रतिष्ठ है, एक ऐसा प्रमुख जो बहुत ज्यादा ऊपर बैठा हुआ है, प्रमुख है। तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे से आराम करते करते या फिर इतने ऐश करते करते आलसी हो जाएंगे। तो आलसी, अल्लासी हो गए आलसी। श्रेष्ठ कवि हैं, ओके, श्रेष्ठ ऊपर बैठे। जब कविताएं तो करनी है लेटे लेटे, इतनी कविताएं की कि इनको आंध्र कविता का पितामह कह दिया गया। स्वरुचित, स्वरुचि के भोजन खाते हैं। स्वरुचि संभव मनु चरित्र में इनके द्वारा लिखा गया है। फिर आते हैं नंदी तिम्मन। परिजात, परिजातापहरण, परिजातापहरण की रचयिता है नंदी तमन, नंदी तमन। नंदी तब है क्यों उन्होंने परिजात हरण कर लिया, सबका परिजात का हरण कर लिया तो नंदी का तप हट गया। तो नंदी तमन, परिजाता हरण, परिजातरण, पर्याप्त हरण इनकी रचना है। फिर आते हैं भट्ट मूर्ति। ये रामराज भूषण की है। भट्ट मूर्ति किनकी है? रामराज भूषण की है। तो रामराज की मूर्ति कैसे होगी? भ्रष्ट हो गई। रामराज भूषण है। नरस भूपालियम, हरिश्चंद्र नोलापाख्यम वसुचरित्र के रचनाकार हैं ये। तो भट्ट मूर्ति, मूर्ति देखो, कोई भी भगवान, रामराज भूषण है, रामराज की एक मूर्ति थी, इनने क्या कर दी? भट्ट कर दी, मतलब उनको थोड़ा सा खंडित कर दिया। रस रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो नारस, नारस भूपालियम, भूपालियम कोई रस नहीं बचे हैं। हरिश्चंद्र ने इनको रखा था, तो हरिश्चंद्र की ख्याति प्राप्त थी इनको, लेकिन उनका अब चित्त कैसा हो गया? विष भरा हो गया, सिंपल। राम जी की मूर्ति भ्रष्ट हो गई, कोई रस नहीं बचा रहा। हरिश्चंद्र की थी लेकिन उसमें विष हो गया। तो नारस भूपालियम और हरिश्चंद्र नलोपाख्यम वसु चरित्रम के रचनाकार हैं ये। भट्ट मूर्ति, राम राजभूषण। नेक्स्ट आते हैं धुर्ज जटी। दुर्जटी, यह कलाहस्ती महात्मा के रचनाकार हैं। धूत जटी, धूजटी, धूजटी तो कला के हाथ से धूल झटको। धूजटी कलाहस्ती महात्मा के रचनाकार हैं ये। पिंगली सुनन, सुनरन, सुनरन ये राघव पांडवीय और पद्मावती प्रद्युमन के रचनाकार हैं। पिंगली सुरनन, सुर से बोला इन्हें, पिंगली सुरनन ये राघव पांडवीय और पद्मावती प्रद्युमन के रचनाकार हैं। पिघल गए। राघव ने पांडवों की दशा देखी और वो क्या हो गए? पिघल गए। किनके प्रभाव से? पांडवों के प्रभाव से। प्रभावती प्रद्युमन। पिंगली सनन की लिखी गई राघव पांडवीय और प्रभावती प्रद्युमन। फिर आते हैं तेनाली रामकृष्ण। इनके द्वारा एक प्रमुख ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है पांडुरंग महामात्य। तेनाली रामकृष्ण के द्वारा लिखा गया है पांडुरंग महामात्य। अल्लाह राजू राजभद्र, यह रामाभ्युदयम के रचयिता हैं। अल्लार राजू रामभद्र रामाभ्युदयम के रचनाकार हैं। फिर आते हैं मदटगरी, मदट्टगरी मल्लना, तो राजशेखर चरित्रमु के रचयिता हैं। तो अल्लार राजू राजभद्र
तो राम का अभ्युदय हुआ, तो ये राजभद्र हो गए। अल्लाह राजू राजभद्र राम अभ्युदयम के रचयिता हैं। और मदटय गारी मल्लना मदटय गारी मल्लना यह राजशेखर का चरित्र है। तो राजशेखर चरित्रम लिखा है किनके द्वारा? मदटाय गारी मल्लना के द्वारा। इसके साथ हमारा जो विजयनगर साम्राज्य था वो होता है कंप्लीट। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन। तब तक के लिए बाय गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।